ब्लड कैंसर तथा ब्लड से जुड़ी अन्य बीमारियों को देखते हुए एक नई पहल लखनऊ में आपको देखने को मिलेगी। ये पहल है रुधिर आरोग्य हेमेटोलॉजी सर्विसेज के नाम से। इस पहल के अंतर्गत ब्लड कैंसर तथा उससे जुड़ी अन्य सभी तरह की समस्याओं का इलाज एक ही छत के नीचे किया जाएगा। इसके फाउंडर डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो रुधिर आरोग्य हेमेटोलॉजी सर्विसेज को स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या सोच को लेकर के आपने इसकी स्थापना की? मैंने देखिए, मेरे को अनुभव है काम करने का। सरकारी अस्पताल में भी मैंने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में एज ए रेसिडेंट और एज ए फैकल्टी मेंबर दोनों काम किया। उसके पश्चात मैंने विदेशों में भी काम किया और उसके बाद मैं वापस लखनऊ आया और मैंने कॉरपोरेट अस्पतालों में काम किया। मेरा ये अनुभव रहा है कि ट्रांसप्लांट में उससे पहले मैं बताऊं कि मेरे को ट्रांसप्लांट और ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में विशेष रुचि है। तो मैंने जो विदेशों में और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में ट्रेनिंग भी इसमें प्राप्त की। मैंने जब यहाँ पे कॉरपोरेट अस्पतालों में काम किया तो मुझे ये अनुभव हुआ कि बहुत सारे रोगी होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट से बहुत अच्छा रिस्पांस आने की पॉसिबिलिटी होती है, एक संभावना होती है, किंतु केवल एक्सपेंडिचर के चलते वो वहाँ पे जाने से या तो घबराते हैं या ट्रांसप्लांट करवाने में से घबराते हैं। और कई बार सरकारी अस्पतालों में देरी की वजह से, वेटिंग पीरियड की वजह से वो ट्रांसप्लांट से वंचित रह जाते हैं और इस दौरान बीमारी या तो बढ़ जाती है या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो तब मेरी इच्छा हुई, मैंने कॉरपोरेट सर्विसेज से रेजिग्नेशन दे के मैंने ये सेंटर खोला है इस मंशा से कि मैं एक ऐसा सेंटर बनाऊं जो कि एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड तीनों को पर्याप्त रूप से बैलेंस करे। मैं यानी किसी भी मामले में न तो हम एफिशिएंसी में पीछे रहें, एक्सपेंडिचर में आगे न रहें और स्टैंडर्ड में हम कहीं कम न रहें। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रुधिर आरोग्य में किस तरह की सुविधाएं हैं, किस किन चीज़ों का इलाज किया जा रहा है? शुरुआत मैंने जब कल्पना तो यही की थी कि मैं केवल ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करूँगा, लेकिन डिमांड इतनी है कि मैं आज नॉन कैंसरस कंडीशंस का भी ट्रीटमेंट करता हूं और मेरे को एक ब्लड बैंक का भी सपोर्ट है जो कि उसी फ्लोर पे स्थित है, जिस तो फ्लोर पे हमारा सेंटर है, और साथ में एक लैबोरेटरी भी है जो कि हमको पूरा सपोर्ट देती है। तो आज मैं कह सकता हूं कि हमारा जो सेंटर है वो एक कंप्लीट सेंटर है जिसमें हर तरीके के ब्लड के बीमारियों का न केवल निदान बल्कि ट्रीटमेंट भी पर्याप्त रूप से और अच्छे स्टैंडर्ड के आधार पे होता है। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और उसी के साथ हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की भी जनसंख्या काफ़ी है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जब हम संख्याएं देखते हैं तो वो काफ़ी बहुत ही कम होती हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्यों ऐसी स्थिति है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट में न केवल एक विशेष ट्रेनिंग लगती है, लेकिन एक डेडिकेशन लगता है जो कि बाकी जो स्पेशलिटीज़ है उससे कहीं ज़्यादा होता है। एक हीमेटोलॉजी की जो स्पेशलिटी है ये थोड़ा भारत में देरी से विकसित हुई है। मेरी अपनी ट्रेनिंग भी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में हुई, जहाँ पे केवल वो एक ही सेंटर था जहाँ पे ट्रेनिंग उस समय उपलब्ध थी। उसके बाद मेरे को जो शेष ट्रेनिंग थी मुझे ऑस्ट्रेलिया में लेनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे सुविधा ही नहीं थी। अब पिछले लगभग 15 वर्षों में मैं कहूँगा कि पर्याप्त सेंटर्स आ गए हैं जहाँ पे सरकारी संस्थाएं भी आई है, जहाँ पे अब हीमेटोलॉजी की ट्रेनिंग होती है, जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी ट्रेनिंग होती है। जब मैंने विदेश से लौटने के बाद में मैंने SGPGI ज्वाइन किया था 1999 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ हीमेटोलॉजी में। तब हमने पहला ट्रांसप्लांट उत्तर प्रदेश का 1999 में किया। डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी SGPGI MS में एक ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट किया था और वो पहला ट्रांसप्लांट था यूपी में। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी बना मैं, लेकिन मैंने वहाँ से त्यागपत्र देके मैं फिर से विदेश गया था और फर्दर ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने सहारा हॉस्पिटल में एक और सेंटर खोला। जब मैंने ये सेंटर खोला था तो पूरे उत्तर प्रदेश में केवल SGPGI और सहारा अस्पताल में ट्रांसप्लांट होता था और उसके बाद अब धीमे धीमे बढ़ता चला गया है और अब जो मैं कहूँगा कि जो संख्याएं हैं लगभग 6 या 7 सेंटर्स हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत जिसको मैं कहूँगा कि एक लेबर इंटेंसिव चीज़ है।
बहुत परिश्रम वाली चीज़ है। और एक सेंटर कितना भी बड़ा हो, जैसे एसजीपीजीआई जैसा सेंटर भी 5 या 6 ट्रांसप्लांट प्रति मास से ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो पर रोगियों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। तो हम जितने भी सेंटर बनाएंगे वो कम ही है। जी। अगर रोगियों की संख्या कम है किसी सेंटर में तो वो केवल इस वजह से कम होती है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, अदरवाइज संख्या में डिमांड में कोई कमी नहीं है। जी। सर रुधिर आरोग्य की बात करें तो अपनी स्थापना के बाद से आप आज तक आपने कितने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए और अन्य किस तरह का इलाज? रुधिर आरोग्य में मैंने 5 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए, जिसमें कि 2 एलोजेनिक है, जिसमें मैंने ब्रदर सिस्टर से ट्रांसप्लांट किया, और 3 मैंने ऑटोलॉगस किए हैं। तीनों ऑटोलॉगस कैंसर के लिए था, चौथा एलोजेनिक मैंने एक कैंसर के लिए था जो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। और मैंने ये बिल्कुल एक डेस्परेट सिचुएशन थी जिसको ट्रांसप्लांट के लिए कई सेंटर्स मना कर चुके थे, मैंने उसको भी लिया। और एक और पेशेंट था जो ए प्लास्टिक एनीमिया का, जिसका ब्रदर पूरा मैच था, लेकिन वेटिंग पीरियड उसका एसजीपीजीआई में बहुत ज़्यादा हो रहा था और वो बार बार उसको ब्लीडिंग हो जाती थी और पेशेंट एडमिट हो जाता था। तो जितना उसने पैसा इकट्ठा करता था ट्रांसप्लांट के लिए वो कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने में ही निकल जाता था, तो उसका ट्रांसप्लांट भी हमने किया। और प्रयास जैसे मैंने बार बार बताया है, हम एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड मेंटेन करना और एक्सपेंडिचर को कम करना, ये हमारी फोकस है। थैंक यू सर। तो हमने बात करी रुधिर आरोग्य हेमेटोलॉजी सर्विसेज के संस्थापक डॉक्टर सुनील जी से। उन्होंने कहा कि हमने इस की स्थापना इसलिए की है ताकि हम सभी को ब्लड कैंसर तथा ब्लड से जुड़ी अन्य बीमारियों का एक छत के नीचे इलाज दे पाएँ। आज भी ब्लड कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा है या फिर वो ऐसी जगह उपलब्ध है जहाँ काफ़ी लंबी कतारें होती हैं, पेशेंट्स का नंबर काफ़ी कम आ पाता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज भी एक सबके हाथ में आने वाली चीज़ नहीं बनी हुई है। सर मुझे लिम्फोमा हुआ था, टी-सेल बी-सेल लिम्फोमा था, जिसके लिए मैं रुधिर आरोग्य गया था और वहाँ पे करीब मेरा इलाज 4 से 5 महीने तक चला था, और बट 100% क्योर नहीं हो पाया। तो जिसके बाद सर ने मुझे सजेशन दिया कि इसके लिए हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पे जाएंगे। ठीक है, तो इसके 2 प्रोसेस होते हैं, ऑटोलॉगस और एलोजेनिक। सर ने जैसा भी बोला कि ऑटोलॉगस आपका अपना स्टेम सेल होता है, तो मेरा ऑटोलॉगस हुआ था। ऑटोलॉगस स्टेम सेल में मैंने अपने स्टेम सेल को जो है वो स्टोर करवाया निकलवा के, और उसके 1 महीने बाद फिर से मेरी बॉडी में उसको इन्फ्यूज़ किया गया। इन्फ्यूज़ करने के बाद मुझे 14 से 15 दिन हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। और मैं वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में ये शेयर करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक डॉक्टर का एक पेशेंट से जो एक रिलेशन होता है, चीज़ों को समझाना एक पॉजिटिव वे में, और वहाँ के जो स्टाफ है, कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, तो एक रिलेशन ऐसा मेंटेन हो गया था कि लग नहीं रहा था कि मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ मुझे ऐसा फील हो कि नहीं, मैं एज ए पेशेंट ट्रीट किया जा रहा हूँ। तो कभी भी कोई ज़रूरत हो, हमेशा एक स्टाफ आपके लिए खड़ा रहता था। स्टार्ट हुआ था ये जून में, मैंने स्टार्ट कराया इस इलाज को, और ये जो है सितंबर तक मेरा इलाज चला। इन्फ्यूज़न मैंने जो है दिसंबर लास्ट में कराया। फिर आप सामान्य ज़िंदगी मैं जनवरी से स्टार्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बराबर चल रहा हूँ। बट हाँ, ये है कि परहेज़ पे हूँ मैं, बाहर की चीज़ें, इवन पानी तक का मैं बाहर का नहीं पीता।